ये है पाकिस्तान। एक समय था जब ये एशिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला देश था, लेकिन अब यहाँ बैंकरप्ट होने की स्थिति है। सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। पाकिस्तानीज़ को खाना मिलना मुश्किल हो रहा है, करेंसी की कीमत गिर रही है और राजनेता उनके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। अभी पाकिस्तान एशिया के दूसरे नंबर पे है इन्फ्लेशन में, और पहले नंबर पर है श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका के विपरीत पाकिस्तान ने अपनी छोटी सी इतिहास में कई बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया है, मगर इस बार बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। जितनी भी समस्याओं के बारे में आपने सुना है, पाकिस्तान शायद उन सब से गुजर रहा है। भारी इन्फ्लेशन से लेकर करेंसी की गिरावट तक पाकिस्तान ने सब कुछ देखा है। चलिए और गहराई से इसे हम समझते हैं। पाकिस्तान अब वो फेज जी रहा है जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं। सीधे शब्दों में, देश की कमाई कम है और उसके खर्चे ज़्यादा है, और इसका सीधा इफेक्ट उनके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को घाटे में डालता है। फॉर नेशंस लाइक पाकिस्तान, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। पाकिस्तान इंपोर्ट्स पर बहुत अधिक निर्भर है, जहां नेट इंपोर्ट्स उनके एक्सपोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब है देश हमेशा खरीदता रहता है। अगर उनके पास लो फॉरेन करेंसी रिजर्व है तो उनकी लो बाइंग कैपेसिटी है इन इंटरनेशनल मार्केट। एक समय पर ईयर 2023 में यह अनुमान किया गया था कि उनके पास सिर्फ 3 हफ्तों के लिए इंपोर्ट करने के लिए पैसे बचे हैं। ये उस समय था जब रिजर्व्स 8 ईयर लो पर पहुंचे थे। टू ऐड टू देयर मिसफॉर्चून, पिछले साल यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ और बढ़ गई। ये तो यूएस के लिए अच्छा है, लेकिन वो देश जैसे कि पाकिस्तान जैसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए ये मतलब है कि उन पे और भी पैसों का दबाव है, क्योंकि उनको डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि यूएस डॉलर यूज़ होता है फॉर ट्रांजैक्शन इन ग्लोबल मार्केट। अगर आप इसमें एक पावरफुल डॉलर और रशिया यूक्रेन वॉर के चलते पिछले साल से बढ़े हुए ग्लोबल प्राइसेस को मिला देते हैं तो ये एक बड़ा डिजास्टर हो जाता है। लेकिन फॉरेन करेंसी की कमी के साथ आने वाले चैलेंजेस सिर्फ इतने से ख़त्म नहीं होते हैं। इस कमी से देश को कई प्रॉब्लम्स आते हैं। ऑन वन हैंड, ये उनको फोर्स करता है कि विदेश से और उधार लेना शुरू करें ताकि उनकी इंपोर्ट्स चलती रहे। चाइना से जो लोन पाकिस्तान लेता है वो फेवरेबल नहीं है। उनकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, पेबैक का समय कम है और कोलैटरल रिस्क बैलेंस नहीं है। उन्हें और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। दैट मीन्स लेवरेजिंग मोर ऑफ पाकिस्तान्स टुमारो टू पे फॉर टुडेज मिस्टेक। एट प्रेजेंट चाइना के पास ऑलरेडी 30% पाकिस्तान का फॉरेन डेब्ट है, जो कि डेट के अनफेवरेबल टर्म्स को और भी बढ़ा देता है। ये एक बॉम्ब है जो फटने के लिए तैयार है, और क्योंकि देश को अभी भी चलाना है तो जो लो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो और भी कम हो रहे हैं। इसके अलावा सरकार के आर्टिफिशियल प्रॉप्स जो पाकिस्तानी रुपीस को मजबूत रखने के लिए लगाए जाते हैं वो पाकिस्तानी रुपीस की कीमत को दबा रहे हैं। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? हायर डेब्ट, प्रेशर टू रिपे डेब्ट, गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड वीक करेंसी। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बुरा हो चुका है। बट जस्ट होल्ड ऑन, आगे और भी वर्स्ट कंडीशन है। जो इश्यूज हमने पहले एक्सप्लेन किए हैं, उसी इश्यूज के वजह से इन्फ्लेशन को पूरी आज़ादी मिली है बढ़ने की। फरवरी 2023 में इन्फ्लेशन 31.5% तक बढ़ा। ये 1974 से अब तक की सबसे ज़्यादा लेवल है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो कि 1 मार्च 2023 को रिलीज हुआ। इसने देश के 23 करोड़ नागरिकों को मुश्किल में डाल दिया है। सो अभी देश के अंदर डोमेस्टिक गुड्स के दाम बढ़ रहे हैं। सब कुछ, बेसिक गुड्स से लेकर ज़रूरी गुड्स तक, अब ज़्यादा महंगी है। और अगर आप इसमें लूजिंग वैल्यू ऑफ पाकिस्तानी रुपी को जोड़ते हैं
तो ये एक बड़ा डिजास्टर है। पाकिस्तानीज भूखे हैं और एवरेज पर्सन बहुत मुश्किल से जी रहा है। ये सब इस वजह से हो रहा है कि देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज बिल्कुल बिखर चुकी है। सरकार के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। वो किसी भी तरह के उधार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपनी मुश्किलें हल करने के लिए। सबसे इजी रास्ता जो मिल रहा है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। पाकिस्तान की सरकार $6.5 बिलियन का लोन प्रोग्राम दोबारा शुरू करने की बात कर रही है, जो कि नवंबर 2022 से प्रैक्टिकली रोक दिया गया था। IMF ने एक सेट ऑफ डिमांड्स रखा है $1.1 बिलियन की इंस्टॉलमेंट रिलीज करने के लिए, जिसमें शामिल है एक्सचेंज रेट की लिबरलाइजेशन, सब्सिडीज हटा के अलग अलग सेक्टर्स में और टैक्स इंक्रीज करना। मैं बाद में बताता हूँ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है जब हम पाकिस्तान की राजनीति की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान डेस्परेट है और वो IMF के सारे डिमांड्स को मानने के लिए तैयार है। I cannot overemphasize just how desperate the nation is right now. और फॉरेन करेंसी के मसले की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी देश में काफ़ी गिर चुकी है, जो कि सभी बड़ी कंपनीज पर भी बुरा असर डाल रही है। इसका असर पड़ रहा है नागरिक पर, जिनकी हालत पहले ही मुश्किल में थी। अब वो और भी इकोनॉमिक ऑब्लिवियन की ओर जा रहे हैं। मेजर कंपनीज ने अपने ऑपरेशन बंद कर दिए हैं, या तो रॉ मटेरियल्स की कमी या फिर फॉरेन एक्सचेंज की वजह से, जो कि अर्थव्यवस्था की परेशानियों को और बढ़ा देती है। बड़ी कंपनीज जैसे कि सुजुकी, गंधारा टायर्स एंड रबर कंपनी, GSK पाकिस्तान यूनिट, एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, अमरेली स्टील्स लिमिटेड, नीला ट्रैक्टर्स लिमिटेड और डायमंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने फैक्ट्रीज को बंद कर दिया है या फिर ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया है। उनके स्टेटमेंट्स में सब एक चीज़ की बात कर रहे हैं, वो या तो रॉ मटेरियल की सोर्सिंग में परेशानी या फिर पैसे की कमी। लग्जरी ओरिएंटेड कंपनीज के लिए डिमांड में कमी देखी गई है। इसका असर भी पड़ा है देश की बेरोजगारी पर। सोचिए, एक ऐसी इकोनॉमी जहां बेरोजगार लोग भूखे हैं और जो दिन ब दिन और बुरा होता जा रहा है। अगर पाकिस्तान यूनाइटेड होता तो हम ये कह सकते थे कि देश समहाउ बाउंस बैक करेगा, लेकिन यहाँ का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में यूनिटी बिल्कुल नहीं है। देश में राजनीति की तबाही है जो देश को टूटने की कगार पर खड़ा कर रहा है। चलिए बात करते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन कितनी खराब है। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जानते हैं दुनिया में एक पुराना सवाल है, इसमें पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा? वैसे पाकिस्तान के पास भी एक सवाल है, आर्थिक संकट पहले आया या राजनीतिक संकट पहले आया? आज मैं उसमें डीप नहीं जाऊंगा। देखिए, दोनों क्राइसिस ने एक दूसरे का फ़ायदा उठाया है ताकि पाकिस्तान को कोलैप्स की कगार पर ला सके। पर स्पेशली पॉलिटिकल सिचुएशन वो तो बिल्कुल ही खराब है। लगता है जैसे हर साल के साथ नेशन को गवर्न करना और भी मुश्किल हो रहा है। ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो एक नाम और एक इंसान इमरान खान से जुड़ा है। इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए। इमरान खान 2018 से लेके 2022 तक पाकिस्तान के 22nd प्राइम मिनिस्टर के सीट पर थे। तब उनको फोर्सिबली पावर से हटाया गया था थ्रू अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन नेशनल असेंबली। खान कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थी उनको एलिमिनेट करने की, और तब से वो मास रैलीज कर रहे हैं खुद को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। नॉर्मली एनी अदर कंट्री में ये चुप हो जाता था, पर खान के बहुत लॉयल सपोर्टर्स हैं, इसलिए उनके रैलीज और गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म काफ़ी इम्पैक्ट डाल रही है और ये कंट्री को दो हिस्सों में बांटने का थ्रेट तैयार करती है। इसको और भी बिगाड़ दिया है जब प्रोटेस्टर्स को बहुत ज़्यादा पुलिस ब्रूटैलिटी को फेस करना पड़ा। इससे कई लोगों की मौत हुई है।
हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया है। प्रोटेस्टर्स ने अपने टैक्टिक्स चेंज कर दिए और वो अब आर्म्ड हो रहे हैं स्टिक्स के साथ। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, सिर्फ कुछ कदम दूर है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से। आप देख रहे हैं एक कंट्री को जो कभी भी सिविल वॉर में फिसल सकती है। और प्रोटेस्टर्स का ये बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो गया जब इमरान खान पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। गनमैन ने उन पर अटैक किया था नवंबर 2022 में, पर खान बच गए। इससे उनका मैसेज और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। अगर खान को कुछ हो गया तो सिविल वॉर ऑलमोस्ट कंफर्म है। एक ही चीज़ है जो पाकिस्तान को मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से रोक रही है, वो है कि सब मेजर पॉलिटिकल पार्टीज अपने डिफरेंसेस के बावजूद कंट्री को एक साथ रखना चाहते हैं। किसी को वॉर नहीं चाहिए, पर ऑप्शन ऑफ रखना भी मुश्किल हो रहा है। ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ने इकोनॉमी को और भी बुरा कर दिया। फ्रीक्वेंट लीडरशिप चेंजेस ने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाना मुश्किल कर दिया है। हर गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म मेजर्स ले रही है जो सिर्फ इमीडिएट हैप्पीनेस देती है। हर नई गवर्नमेंट से पाकिस्तान और मुश्किलात में डूब रहा है। जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल स्ट्रगल्स एक साथ हो तो पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत अनसर्टन लग रहा है। और ये सब कुछ नहीं है, और भी है। ईयर 2022 पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा था। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अलावा अनफोर्सीन चैलेंजेस भी आए हैं। एक बड़ा इंसिडेंट था जब पाकिस्तान को फ्लड्स ने मारा। बहुत बड़े फ्लड्स आए पाकिस्तान में, बहुत बड़े फ्लड्स बड़े थे। सारे 4 प्रोविंस को अफेक्ट किया और लगभग 15% पॉपुलेशन को भी अफेक्ट किया। इतने बड़े फ्लड्स थे कि 1/3 ऑफ पाकिस्तान के लैंड मास को पानी ने कवर कर दिया, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ पुअर पाकिस्तानी सिटीजन्स को रिलोकेट होना पड़ा। लाइफ का बोझ और लॉस के साथ साथ ये फ्लड्स ने पाकिस्तान को बहुत मुश्किल में डाल दिया है। नेशन को रीबिल्ड करने और एड के लिए बहुत पैसा चाहिए, जो कि गवर्नमेंट के बजट को और भी स्ट्रेन कर रहा है। वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स के मुताबिक कम से कम 16 बिलियन चाहिए पाकिस्तान को लॉसेस हैंडल करने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही सुना, $16 बिलियन। और इस समय पूरा नेशन का रिजर्व फंड है सिर्फ $3 बिलियन। ये नेचुरल डिजास्टर्स के अलावा पाकिस्तान की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन की कमजोरी ने थर्ड पार्टीज को एडवांटेज दिया है। इनमें से एक है टेररिस्ट। कुछ महीनों से रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप और एथनिक मिलिटेंट्स बलूचिस्तान प्रोविंस में एक्टिव हैं। पाकिस्तानी तालिबान, जिसने वॉर के दौरान हजारों पाकिस्तानियों को मारा, वो भी अब फिर से पाकिस्तान पर अटैक करने लौटा है। उन्होंने एक हॉरिफिक सुसाइड अटैक भी किया था मॉस्क में, जहां 101 लोगों की जान गई है। यूएस के रिट्रीट के बाद वॉर ऑन टेररिज्म वन साइडेड हो गया है। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और जितने अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, लग रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरह अनस्टेबल हो सकता है। अगर पाकिस्तान जल्दी इसको कंट्रोल नहीं करता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। मुश्किल यह है कि पाकिस्तान सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ फेस कर रहा है। नेचुरल डिजास्टर्स, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल अनरेस्ट। जब सब कुछ साथ साथ आता है तो समझना आसान हो जाता है कि पाकिस्तान की कंडीशन कितनी क्रिटिकल है, और इससे आप कंक्लूड कर सकते हो कि पाकिस्तान क्यों ख़त्म होने की कगार पर है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप you like this video and please subscribe our channel and stay tuned for more captivating stories in the world of business and beyond.